हमारा जैसे इम्पोर्ट रेट ज़्यादा है तो हम लोग अंडर डेवलप्ड हैं, लेकिन इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, वो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है। तो आई थिंक इसी वजह से IMF ने कहा होगा कि उनकी जो इकॉनमी है वो एक्सीलरेट करेगी। इंडिया जो है उनकी अपनी मेहनत भी है, जमहूरियत है, वहाँ हमारी तरह ड्रामे नहीं होते, वहाँ वाकई जमहूरियत है। तो इसलिए और उनको एक मुखलस लीडर मिला हुआ है। गो के मोदी मेरा दुश्मन है, मैं पाकिस्तान का दुश्मन मानता हूँ। अमेज़ोन का आइडिया आए ही वहाँ से, ज़्यादा वो लोग यूज़ कर रहे हैं अमेज़ोन को, और हमें भी वहीं से चीज़ें मंगवानी पड़ती हैं। उल्टा हमें उसके लिए स्पेशल कोर्स करना पड़ता है। इंडिया बहुत एडवांस रहा है शुरू से, क्योंकि उसको पता था आने वाला दौर टेक्नोलॉजी का है। लेकिन हम लोगों के पास जो टेक्नोलॉजी अभी आ रही है वो इंडिया ने पहले कोई 5 से 10 साल पहले ही इंट्रोड्यूस करवा दी थी। उन्होंने बड़ी कमिटमेंट्स अच्छी की हैं कंपनीज़ के साथ, और उनको टैक्स में बहुत ज़्यादा रिलैक्स दी है। टैक्सेशन के अंदर उनको मतलब कि कॉन्फिडेंस मिली है कि वो फ़ख्र महसूस करते हैं अपना जाके पैसा इन्वेस्ट करने के अंदर, ख़ास तौर पे इंडिया और चाइना के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सनाम। जित नाज़रीन, IMF ने ट्वीट किया है कि 2023 में भारत 6.1% ग्रो करेगा। भारत अकेली इकॉनमी है IMF की लिस्ट में जो अगले साल 2023 में 5% से ऊपर ग्रो करेगी। बाकी तमाम मुल्क नेगेटिव में जाएंगे, चाहे वो US हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो या फिर इटली हो। इंडिया के अलावा तमाम मुल्क खसारे का शिकार होंगे, क्योंकि एंड ऑफ दिस ईयर बहुत ज़्यादा महंगाई होने वाली है। इसके अलावा IMF के ऑफिशियल्स ने इंडिया के कैश ट्रांसफ़र स्कीम और इसके साथ साथ इंडिया के सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स की तारीफ करते हुए कहा है कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसने टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपने बहुत सारे पचीदा मसाइल को हल करने की बेहतरीन मिसालें सेट की हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? यूसुफ मुश्ताक। सर, IMF ने ट्वीट किया है कि 2023 में भारत 6.1% ग्रो करेगा। अकेली इकॉनमी सिर्फ भारत की है जो ग्रो करेगी IMF की लिस्ट में। बाकी तमाम कंट्रीज जो हैं वो अगले साल 2023 तक खसारे का शिकार होंगी, चाहे वो US हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो। क्या लगता है कि किस बिहाफ पर IMF ने ये लिस्ट तैयार की है और इतनी बड़ी प्रेडिक्शन की है? देखिए, दो चीज़ें होती हैं। अगर तो इकोनॉमिकली देखा जाए ना, जैसे कोई भी इकोनॉमिस्ट है वो ये कहता है कि इसकी जो IT की प्रोडक्ट्स हैं पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा सेल हो रही हैं, कि जो यहाँ से वो ज़र मुआवजा कमा रहे हैं वो सऊदी अरब की ऑयल प्रोडक्ट्स से ज़्यादा है। एक तो इस तरह की बहुत सारी जिसमें इंडिया जो वो रेमिटेंस इकट्ठा करता है और उनके पास बहुत बड़ी तादाद में उनकी इकॉनमी जो ग्रो कर रही है। लेकिन एक दूसरी ये कि पॉलिसीज़ बज़ाहिर हमें नज़र आती हैं और ये बनाई जाती हैं। रशिया की वार हो गई यूक्रेन के साथ, और चाइना जो दुनिया में एक बहुत बड़ी माशी ताकत बन रहा है, जो कि USA को शिकस्त देने के करीब है। इस सिनेरियो के अंदर उन्हें चाइना के हमपल्ला एक ऐसी ताकत खड़ी करनी माशी जो चाइना से आगे हो। ये एक प्लानिंग के तहत हो रहा है, और उसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में छूट दी जा रही है कि हम लोग इनकी FATF हो गया, इनकी शराइत पूरी करते करते थक जाते हैं। और इंडिया जो है उनकी अपनी मेहनत भी है, जमहूरियत है, वहाँ हमारी तरह ड्रामे नहीं होते, वहाँ वाकई जमहूरियत है। तो इसलिए और उनको एक मुखलस लीडर मिला हुआ है। गो के मोदी मेरा दुश्मन है, मैं पाकिस्तान का दुश्मन मानता हूँ। उन्हें हमें हर चीज़ में डिस्टर्ब वो कर रहे हैं, हमारे दरियाओं का पानी वो बंद करें। कोई ऐसा कश्मीर का इशू हो गया, कोई ऐसा मौका नहीं जहाँ वो पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचा रहा, लेकिन वो अपने मुल्क के साथ मुखलस है। क्या नुकसान पहुँचाया है अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो? सिंध तास माहिर के मुताबिक 3 दरिया हमारे हैं। इसमें इंडस रिवर है, झेलम है, चनाब है, जिन पे वो डैम नहीं बना सकता था, कुछ नहीं। बहरहाल जी उसने उन सारे रिवर्स का पानी बंद किया। किशन गंगा रिवर जो जिसे हमें हमारे पाकिस्तान में उसे दरिया नीलम कहते हैं, उसका पानी भी बंद किया। आप जाएं वहाँ पे तौबट के मुकाम पे वो दाखिल होता है, तो बिल्कुल ऐसे एक छोटी सी स्ट्रीम है वो। तो हमारी इससे हमारी ज़राअत मुतासर हो रही है, पानी का लेवल कम होता है, या हमें खुशहाली देखनी पड़ती है या हमें फ्लड देखना पड़ता है। तो इसमें वो इन्वॉल्व है। सर, फ्लड तो हमारी अपनी रीज़न की वजह से आया कि हमने अपने मुल्क में डैम नहीं बनाए। डैमों के नाम पर हमने लोगों से पैसे लिए, बिल्स में इतने लोगों को पैसे दिए, लेकिन हमने डैम्स नहीं बनाए। ये तो हमारी नाअहली, हमारी मिसमैनेजमेंट है ना। इसके लिए हम किसी कंट्री को ब्लेम नहीं कर सकते।
वो बात आपकी ठीक है, डैम हमारी तरफ से नहीं बने, लेकिन लीगली जो हमारे पास एक दुनिया का बहुत बड़ा नहरी निज़ाम है, जब इसका एक नेचुरल सोर्स ही ख़त्म किए जाएंगे, और जो ऑलरेडी हमारे पास प्रोजेक्ट है, नीलम झेलम प्रोजेक्ट बना हुआ है, लेकिन उसमें उतना पानी ही नहीं आया, हम उतनी अपनी वो बिजली की पैदावार पैदा ही नहीं कर सके। तो इसलिए एक पूरा आपका माहौलियाती निज़ाम डिस्टर्ब होता है जो कुदरत ने बनाया। आप उसके रिवर्स को बंद कर रहे हैं और वहाँ पे सारा एक इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, ये वजह। और सेकेंडली बात ये होती है कि दुश्मन दुश्मन ही होता है, दोस्त दोस्त होता है। चाइना हमारा दोस्त है, उसने हमारे बहुत सारी चीज़ों में दिया, और इंडिया ने हमेशा कमर। चाइना हमारा दोस्त है, कंफर्म है ये बात? देखें, कह सकते हैं वो, लेकिन फिल वक्त हमारे जितने पाकिस्तान के अंदर तरक्याती काम हुए हैं, CPEC या कुछ भी है, वो चाइना ने किए, इंडिया ने। लेकिन चाइना को उसमें फ़ायदा है ना, इसलिए चाइना कर रहा है। हर मुल्क अपना फ़ायदा देखता है, लेकिन हमें भी तो फ़ायदा, हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं सारे चाइना ने किए। अच्छा, IMF के ऑफिशियल्स ने इंडिया के जो है कैश ट्रांसफ़र स्कीम और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स की तारीफ़ करते हुए कहा है कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, हमें इंडिया से बहुत कुछ सीखना चाहिए। इवन उन्होंने बताया कि किस तरह इंडिया जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने पचीदा मसाइल को हल करके मसाले कायम कर रहा है। जी बिल्कुल, ऐसा ही है। वो अपनी जो सलाहियतें हैं उनको वो फ़ायदा उठा रहे हैं। IT में उन्होंने बहुत एफर्ट की है, और हमारे यहाँ एक दूसरे का इक़दार गिराना और एक दूसरे की टांगें खींचने मसरूफ़ हैं। और एक तरफ हमारे हंसते बसते शहर उजड़ रहे हैं। सवात, एक स्विट्ज़रलैंड कहते हैं पाकिस्तान को, इन्हीं दिनों में क्या वहाँ पे हालात हो गए हैं, दोबारा तालिबान वहाँ वापस आ रहे हैं, और इसी तरह हमारी सियाहत ख़त्म हो चुकी है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो वहाँ उनको एक मुखलस लीडरशिप मिली हुई है। हमारे यहाँ इन्होंने गोरों के जाने के बाद काला अंग्रेज़ आ गए हैं, इन्होंने हमें जीने नहीं दे रहे, और जमहूरियत के नाम पे ड्रामा होता है और कभी आमरीत आ जाती है। सो जब इस तरह के हालात होंगे तो डेफिनेटली इंडिया क्या कोई भी मुल्क आपसे आगे चला जाएगा, अफगानिस्तान भी चला जाएगा, इंडिया तो दूर की बात है। आपको पता है एंड ऑफ दिस ईयर IMF की रिपोर्ट के मुताबिक बहुत ज़्यादा महंगाई होने वाली, इवन के घर चलाना लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो क्या लगता है, अभी तो हम ऑलरेडी जो है महंगाई की चक्की में हम और हमारी आवाम पिस रही है, अगर मज़ीद 20% महंगाई हो जाती है एंड ऑफ दिस ईयर तो क्या होगा? हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखें, जो इस वक्त महंगाई हो चुकी है पिछले ये 5-6 माह के अंदर रजीम चेंज के बाद, वो भी आम बंदे की पहुंच से बाहर है। आप चले जाएं लाहौर एयरपोर्ट पे या कराची एयरपोर्ट, किसी भी हर फ्लाइट में पाकिस्तान का नौजवान बाहर निकल रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, UK जा रहे हैं, जो मुल्क से भाग सकता है वो भाग रहे हैं। तो ये किसी मुल्क के डिफ़ॉल्ट करने से पहले के हालात होते हैं। तो डिफ़ॉल्ट तो देखा जाए हो चुका है, लोग निकल रहे हैं। खुदा ना खास्ता ये अगर हो जाता है, अल्लाह ना अगर ऐसा हो, तो दैन फिर मामला संभालना कंट्रोल से बाहर हो जाए। उमेर, IMF ने ट्वीट किया है कि 2023 तक इंडिया 6.1% ग्रो करेगा। इंडिया अकेली इकॉनमी होगी जो अगले साल 5% से ऊपर तक ग्रो करने वाली है। बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो नेगेटिव में जाएंगी, खसारे का शिकार होंगी। क्या वजह है कि IMF ने इतनी बड़ी पेशन गोई कर दी है? देखें, एक तो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, इतना मुझे आइडिया तो नहीं इंटरनेशनल रिलेशंस का, लेकिन इंडिया एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान स्पेशली, इनका जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा है। और आप देख रहे होंगे IT की फील्ड में, इंटेलिजेंस की फील्ड में इनका रेवेन्यू और इनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेट एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट, ये बहुत आगे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी इकॉनमी है किसी भी कंट्री की, वो डिपेंड करती है एक्सपोर्ट रेट पे। हमारा जैसे इम्पोर्ट रेट ज़्यादा है तो हम लोग अंडर डेवलप्ड हैं, लेकिन इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, वो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है। तो आई थिंक इसी वजह से IMF ने कहा होगा कि उनकी जो इकॉनमी है वो एक्सीलरेट करेगी। इसके अलावा जो IMF के भी ऑफिशियल हैं, उन्होंने इंडिया के कैश ट्रांसफ़र स्कीम्स और सोशल वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं या प्रोग्राम्स हैं उनकी भी तारीफ़ करते हुए कहा है कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके जो है वो किस तरह से हम जो है अपने पचीदा मसाइल का हल निकाल सकते हैं और ख़ुद को अपग्रेड कर सकते हैं। बेशक, एक्चुअली इंडिया का आप देख रहे हैं कि IT फील्ड में इंडिया के बहुत से एक्सपर्ट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस चीज़ पे। टेक्नोलॉजी के दौर में वो बहुत आगे जा रहे हैं, आईफोन्स मैन्युफैक्चरिंग में आ गए हैं वो। और हर गूगल में भी अगर आप देखें, गूगल कंपनी में तो मोस्टली इंडियन प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। बाहर आप दुबई जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो आपको ज़्यादा मोस्टली इंडियंस काम करते हुए नज़र आ रहे हैं टेक्नोलॉजी की फील्ड में। तो ज़्यादातर आप इंडिया के वैसे अगर एजुकेशनल देखें आप, तो उसमें भी वो IT पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी वो उस पर प्रमोट कर रहे हैं, अपने लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा प्रमोशंस बता रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग का बेसिकली जो आजकल सबसे ज़्यादा जो आइडिया
जिसको अवेल कर रहे हैं वो इंडिया वाले हैं। वो आप देख रहे हैं उनकी मार्केटिंग, उनके वो एयरटेल की आती है, आइडियाज़ की आती हैं, वोडाफोन की, इस तरह की उनकी बहुत सारी ऐसी मार्केटिंग है, ऐसी एड्स हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड चलती हैं। हमारी सिर्फ एक कंट्री तक रहती हैं, लिमिटेड हैं, लेकिन उन्होंने दूसरे मुल्कों से अच्छी बनाई हुई है। उनके साथ वो कोऑपरेशन दिखाते हैं, उनको काम करके दिखाते हैं, अपने एक्सपर्ट्स वहाँ भेजते हैं, अपने एक्सपर्ट्स को अच्छा तरह स्किल्स सिखा के उनको पॉलिश करके वहाँ भेजते हैं, जिस वजह से उनकी कोऑपरेशन अच्छी है बाहर की। इसके साथ साथ उनकी डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है। मतलब वहाँ पर कैश जो है वो चलना बंद हो गया है। लोग ऐप्स के ज़रिए चीज़ों का जो है वो पे करते हैं, चाहे वो सब्ज़ी वाला हो, चाहे फ्रूट वाला हो, या ऊबर पर सफ़र कर रहे हो, वो वहाँ पर जो है वो ऐप के ज़रिए जो है पेमेंट करते हैं, कैश तो देना बंद कर दिया। बिल्कुल। हमारे पास अभी ये ऊबर वगैरह आई हैं, करीब मेरे ख्याल से 2 to 3 ईयर्स हुए हैं या 5 ईयर्स होंगे मैक्सिमम। लेकिन हम मेरे ख्याल से जब 14 या 15 ईयर्स का मैं खुद था तो 2015 में, तो हम तब से उनकी ये देख रहे हैं। तब फ्लिपकार्ट उनका आया करता था, और उनकी इस तरह की और भी हैं, मिंत्रा उनकी पेमेंट ऐप है, इस तरह उनकी बहुत सारी ऐप्स हैं। उन्होंने इस तरह थोड़ा डिजिटलाइज करना शुरू किया। अब ऐसा ऐसा उनकी एक एक चीज़ की उनकी एक ऐप है। अब दवाई.p की उनकी चल रही है, सब्ज़ी के लिए उनकी अमेज़ोन ऐप है। अमेज़ोन का आइडिया वहाँ से डेवलप हुआ, अमेज़ोन का आइडिया आए वहाँ से, ज़्यादा वो लोग यूज़ कर रहे हैं अमेज़ोन को, और हमें भी वहीं से चीज़ें मंगवानी पड़ती हैं। उल्टा हमें उसके लिए स्पेशल कोर्स करना पड़ता है। तो यहाँ से सीधा सा डायरेक्टली आइडिया होता है कि इंडिया बहुत एडवांस रहा है शुरू से, क्योंकि उसको पता था आने वाला दौर टेक्नोलॉजी का है। लेकिन हम लोगों के पास जो टेक्नोलॉजी अभी आ रही है वो इंडिया ने पहले 5 से 10 साल पहले ही इंट्रोड्यूस करवा दी थी। IMF ने एक ट्वीट की है। उस ट्वीट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि 2023 में भारत 6.1% जो है ग्रो करेगा। इंडिया एक अकेली इकॉनमी होगी जो 5% तक जो है ग्रो करने वाली है। अदरवाइज बाकी तमाम कंट्री जो है वो नेगेटिव में जाएंगे, चाहे वो US हो, इटली हो, फ्रांस हो। क्या कहेंगे, इतनी बड़ी पेशन गोई कर दी है, क्या इसके पीछे क्या रीज़न नज़र आती है कि सिवाय इंडिया के और कोई कंट्री ग्रोथ की तरफ नज़र नहीं आ रही IMF को? मैडम, सबसे बड़ा इसके पीछे हमारे कंट्री के अंदर ना पॉलिटिकल फैक्टर है। हमारे कंट्री के अंदर कोई इन्वेस्टर आता ही नहीं है। उसकी 4-5 रीज़न्स ये हैं कि हमारे कंट्री का जो प्रोसीजर है ना वो बहुत ही अजीब तरह का है और बड़ा ही ना डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है। कोई भी कंपनी या कोई भी न्यू इन्वेस्टर, दूसरा फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान के अंदर अगर आके इन्वेस्टमेंट करने का सोचता है ना, तो सबसे पहले जो आ जाते हैं ना उनके कंपेटिटर्स उनको इतना तंग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है कि उनको जो गवर्नमेंट ने प्रोस्पेक्टस बनाए हुए हैं कि भाई ये चीज़ें फॉलो करनी है आप लोगों ने कंपनी बनाने के लिए, वो जब उन चीज़ों को फॉलो करते हैं उनको बड़ी दिक्कत आती है। लाइनों में लगना पड़ता है, ऑनलाइन सिस्टम्स नहीं है, बहुत सारी और रीज़न्स हैं। वो टैक्सेशन का मसला है। जैसे हमारे साथ चाइना है, इंडिया है, उन्होंने भाई बड़ी कमिटमेंट्स अच्छी की हैं कंपनीज़ के साथ, और उनको टैक्स में बहुत ज़्यादा रिलैक्स दी है। टैक्सेशन के अंदर उनको मतलब कि कॉन्फिडेंस मिली है कि वो फ़ख्र महसूस करते हैं अपना जाके पैसा इन्वेस्ट करने के अंदर, ख़ास तौर पे इंडिया और चाइना के अंदर। अच्छा, इंडिया की क्या रीज़न नज़र आ रही है कि IMF ने कहा है कि इंडिया के अलावा और कोई कंट्री जो है वो 2023 में ग्रो नहीं करने वाली? इंडिया की तरक्की का राज सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि जो उनके अंदरूनी इन्वेस्टर्स हैं और उनके जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं इस टाइम के अंदर। पहले इंडिया के पॉलिटिकल वर्कर्स बहुत ही ना अजीब तरह के थे, जिस तरह के इस टाइम पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकली कंडीशन चल रही है, अभी भी है, लेकिन बहुत कम हो गया है। बहुत ज़्यादा उन्होंने कंट्रोल किया है। पहले तो उनके इंटरनल इन्वेस्टर्स ने दूसरे लोगों को अपना फीडबैक अच्छा दिया है, उन्होंने अपना एक फीडबैक अच्छा परफॉर्म किया है, परफॉर्मेंस अच्छी दी है। लेबर उन्होंने हमारे मुल्क में उससे भी सस्ती लेबर है उनके मुल्क की निस्बत, लेकिन उनकी लेबर थोड़ी सी ठीक है, स्किल्ड लेबर है, ठीक है। हमारी लेबर ज़्यादातर मुफ्ते वाली है, काम करना नहीं और डिमांड इतनी कर देनी। और उनकी जो लेबर है ना वो स्किल्ड लेबर है, वो कहती हैं भाई हमें एक्सपीरियंस दो। यहाँ के लोग एक्सपीरियंस लेने के कायल नहीं हैं। यहाँ के लोग कहते हैं कि भाई इतना मिलेगा तो काम करेंगे, इससे नीचे मिलेगा तो काम ही नहीं करना, ठीक है। उधर के लोगों के अंदर ये चीज़ नहीं पाई जाती। और दूसरा एक फैक्टर जो उनको बड़ा देर से मिला है कि उनके पास जो है ना पॉपुलेशन फैक्टर बहुत हाई है।
पॉपुलेशन फैक्टर हाई होने की वजह ये है कि उधर जो आपका सेल्स प्रॉफिट्स और ये चीज़ें ज़्यादा होती है। इन्वेस्टर यही चीज़ देखता है कि भाई मैं अगर जाके अपना पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, क्या मुझे रिकवरी मिल रही है उधर से, मेरा पैसा वेस्ट तो नहीं होगा। और इन्वेस्टर बहुत सियाना होता है, वो कोई पागल नहीं होता है। वो अपना पैसा जाके इन्वेस्ट करता है ना, तो वो ये सोचता है कि मैंने भाई प्रॉफिट गेन करना है, अगर मुझे प्रॉफिट नहीं ना मिलता तो भाई मैं नहीं करूँगा पैसा इन्वेस्ट। वो ये 3-4 चीज़ें सोचता है। इंडिया जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में, डिजिटल ट्रांजैक्शन में इतना आगे जा चुका है, मतलब हर चीज़ उनकी डिजिटल में हो रही है। और पाकिस्तान में अभी तक करेंसी चल रही है, इन्हें पता ही नहीं है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन होती क्या है। आप ये देखें कि यहाँ पर हम लोग सब करेंसी यूज़ करते हैं। इंडिया में करेंसी यूज़ होना ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। वो लोग ऐप टू ऐप जो है वो पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, कोड स्कैन किया, यूपीआई के ज़रिए पेमेंट कर दी, और अब तो यूपीआई भी डिफरेंट कंट्रीज़ में जाना शुरू हो गया है। इसकी वजह यही है कि आप देखें, ये अब इंडिया के अंदर तो अभी ये चीज़ हुई है। हम यूरोप की एग्जांपल ले लेते हैं, यूके देख लें, दूसरे कंट्रीज़ देख लें, वहाँ पे टोटली डिजिटल करेंसी चलती है। कोई हार्ड फॉर्म करेंसी को नहीं सपोर्ट करता। उनकी गवर्नमेंट बड़े उन्होंने स्ट्रिक्ट लॉज बनाए हैं। लेकिन इसके अंदर मैं अगेन एक बात करूँगा कि ये पॉलिटिकल फैक्टर है। उसकी मेन रीज़न ये है कि इनको पता है कि जो डिजिटल करेंसी है ना, वो शो ऑफ हो जाती है, उसके अंदर आपका पैसा शो होता है। जो हार्ड फॉर्म होती है, कैश होता है, बैग भरे हुए होते हैं, वो ब्लैक होता है उनका कोई। और ये जब तक हमारे मुल्क के अंदर ये ब्लैक वाली लानत नहीं निकलेगी, हमें नहीं पता लगेगा कि उस बंदे के पास कितना पैसा है और ये कितना टैक्स दे रहा है। और हमारे कंट्री के अंदर सबसे मेन फैक्टर है कि 22 करोड़ आवाम में से 7 लाख लोग सिर्फ फाइलर्स हैं और बाकी सारे नॉन फाइलर्स अभी तक फिर रहे हैं। तो ये 7 लाख लोगों की वजह से 7 लाख में से पता नहीं कितने लोग टैक्स देते हैं और कितने नहीं देते। और आप खुद से सिर्फ 7 लाख लोगों की वजह से कंट्री को थोड़ी सी सपोर्ट है, ठीक है। बकाया सिर्फ आपका कंट्री के अंदर सारे मुफ्ते वाले लोग हैं, मुफ्त खोर हैं। IMF के मुताबिक एंड ऑफ दिस ईयर 20% मज़ीद महंगाई होने वाली है, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन किस कंट्री में रह रहा है, कौन कहाँ का रिहायशी है। इससे तमाम कंट्रीज़ को जो है फ़र्क पड़ेगा। यहाँ तक कि पाकिस्तान और श्रीलंका में रहने वाले लोग ज़्यादा इससे असरअंदाज होंगे। जी इसी तरह ही है, पाकिस्तान और श्रीलंका ही नहीं, एक दफ़ा इफ़ेक्ट सारे कंट्रीज़ पे जाएगा। क्योंकि ये जो टन्योर आ रहा है ना, ये पेंडेमिक का टन्योर है। जो इनके पास रिज़र्व में माल पड़ा हुआ था ना, वो इस टाइम तक सारा तकरीबन निकल चुका है, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा ये आप सिर्फ श्रीलंका और इंडिया और पाकिस्तान की बात ना करें, हर कंट्री के ऊपर इसका प्रेशर आना है। और जैसे स्विस बैंक आपको पता है डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, और भी बहुत सारे बैंक्स जो इंटरनल हों या एक्सटर्नल्स ऑफ द कंट्री हों, वो बहुत सारे डिफ़ॉल्ट करने के करीब हैं। और एक दफ़ा मार्केट ने रेस्ट करना है, मार्केट ने रेस्ट करके उसको बूम होना है, और उसको आने के लिए ये सारी पूरी दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट जाएगा। और इसका दोबारा हमें एक स्टेज पे आने के लिए 4 से 5 साल लगेंगे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।